नमस्कार डियर फ्रेंड, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए, जैसा कि आज के वीडियो में हम आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है, ये आरंभिक भाषा पर स्तर एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। तो ठीक है, चलिए इसका आज हम आंसर की बताते हैं, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ये हमारा चौथा सेमेस्टर का है, डीएलएड 4th सेमेस्टर का है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो खा है, खा का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो जैसे कि आपको पता है खा का उच्चारण स्थान मूर्धस होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। ठीक है, तो हमें ये चार ऑप्शन नंबर चौथा ये हमारा व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आपको पता है छत्रंज्ञा होता है, तो ये ऑप्शन दूसरा सही है। तो चलिए ठीक है, और आगे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं डियर फ्रेंड। और ज्ञा किन 2 वर्णों के मेल से बना है? ज्ञा जो है किन 2 वर्णों के मेल से बना है? गा प्लस और इया। ठीक है, ये दोनों वर्ण के, यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा सही कह सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से आयोग वाह है। ठीक है, आयोग वाह है कौन सा है? ये हमारा अन और आहा। ठीक है, आयोग हमारा अन और आहा है। तो चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य का विलोम पूछा है। आर्य का विलोम अनार्य होता है। और इड़ा का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों इस शब्द में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जहाँ तक मेरा अंदाज है इसमें सरस्वती होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक विषम संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे हमारा 5/4 भी है और 2 सही 1/4 भी है, यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा कह सकते हैं, विकल्प ए 2 दोनों। ठीक है, विकल्प ए एवं दोनों, यानी 2 और दोनों हो गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो 11 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में आरोही क्रम है। आरोही क्रम जैसे देखिए, इसमें 3, 6, 9, 12 इसमें है, 2, 3, 4, 1 नहीं है, 11 में इसमें भी नहीं, किसी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो ठीक है, गुणे को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं, ये गुणक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 9687 में 9 का स्थान है। 9 का स्थान आप दाहिनी तरफ से इकाई दहाई करते हैं तो जोड़ लीजिए। हमारा पहले 7 पे इकाई हो गया, 8 पे दहाई हो गया, 6 पे सैकड़ा हो गया, 9 पे हज़ार, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला सही है, 1000 हो जाएगा। मोर शब्द का, क्वेश्चन नंबर 4, मोर शब्द का समानार्थी शब्द है। मोर शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो सिखी है। ठीक है, गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं। गणित की मूल संक्रियाएं 4 होती हैं डियर फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको सब जोड़ देंगे, आपको ये सब पूरा जोड़ना है। इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5869। ठीक है, 5869 हो जाएगा, यानी कि 9 आ गया, तो फिर उसके बाद 6 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कहा है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग लिखिए। ठीक है, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग क्या हैं? वर्ण है, ध्वनि है, लिपि है, शब्द है और वाक्य है। ये शब्द हमारा जो है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग है। तो ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द किसे? जो शब्द लिंग या वचन, जो शब्द लिंग वचन कारक पुरुष के कारण नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, यानी कि अविकारी। ठीक है, ये हमारा अविकारी शब्द हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? डियर फ्रेंड, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ समय कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं
ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ठीक है, दुगना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर। डियर फ्रेंड, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः ना कटे उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आगे भी ये हमारी सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये हमारी विषम संख्याएं हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? श्रुतलेख तथा सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। डियर फ्रेंड, श्रुतलेख उसे कहते हैं जो लेख सुनकर लिखा जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं कोई बोलता हो फिर उसके बाद कोई जो सुनकर लिखता है उसे श्रुतलेख कहते हैं। सुलेख कहते हैं, सुलेख वह लेख होता है जो सुंदर लिखावट होती है। जैसे आप घर पर इमिटेशन या नकल वकल लिखते हैं राइटिंग अच्छी करने के लिए, यानी कि सुलेख यानी सुंदर लेख, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या है देखते हैं। 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिलेंगे? अब 64 अमरूद है, ठीक है, 64 अमरूद है, अब 4 बच्चे में बांटना है। तो चलिए काट दीजिए, 4 एक अन्नम 4, 4 छंग 24, यानी कि जो हमारा आंसर है इसका 16 अमरूद एक एक बच्चा पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब होता है कि घटते क्रम में, ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो घटते क्रम में है वही होता है हमारा अवरोही। जैसे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे करके आप घटते क्रम में जो लिखेंगे वो हमारा अवरोही क्रम हो गया। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। ऑप्शन प्रश्न क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं आपको। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं आप देखे होंगे किसी शब्द के पीछे, जैसे सरल अगर लिख दिया जाए फिर यहाँ एक लगा दिया जाता है ना, ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। जैसे कहते हैं लोग आशीर्वाद आपको देते हैं जीते रहो, ठीक है, इसको लिख दो जीते रहो, ठीक है, जीते रहो, ठीक है, जीते रहो। उसके बाद आपको देखा जाए तो यहाँ एक ऐसे मार्क लिया जाता है, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जब कोई आपको कहते हैं भगवान आपकी रक्षा करे तो ऐसे ये होते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो यहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा है इसमें प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई आपको आशीर्वाद देता है, इच्छावाचक मतलब उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो मार्क लगा होता है वही लास्ट का, तो उसी को कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, ठीक है। अंधकार के 3 समानार्थी शब्द, ठीक है। अंधकार का 3 समानार्थी शब्द होता है अंधेरा, भ्रम, अज्ञान। तो यही सब अंधकार के 3 समानार्थी शब्द हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? सर्वनाम में कितने भेद होते हैं डियर फ्रेंड? सर्वनाम में 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 क्या कह रहा है? संख्या 6534, ठीक है, संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल, तो ठीक है भाग दे दीजिए। 6, 5, 3, 4, ठीक है, ये है और 7 से भाग देना है। 7 9 63, ठीक है, 7 9 63 हो गया। बचा कितना? 2। 7 3 21 बचा 2, फिर 7 3 21, फिर कितना बचा? 3। तो क्या कहा है हमारा भागफल हमारा ये हो जाएगा 933, और जो शेष फल है, शेष फल हमारा
3 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, शेषफल हमारा 3 हो जाएगा, भागफल हमारा 933 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो है, 29 क्या कह रहा है, 65,342 एवं संख्या 28,443 का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, योग ज्ञात करते हैं। इसको योग कर दीजिए। 3 2 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, ठीक है, 4 4 8 हो गया, फिर उसके बाद 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, फिर 8 8 5 13 हो गया, 8 5 13 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया। कितना हो गया, 93,785। 93,785 जो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 29 का है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं डियर फ्रेंड? प्राकृत संख्याएं जो वे संख्याएं होती हैं जिसे जैसे नेचुरल नंबर वही होता है, जैसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि अनंत तक जाए, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आगे करके भी आगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या है 31, क्या कह रहा है, 4,529 में सभी अंकों का स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान 9 होगा, ठीक है, और 2 का स्थानीय मान 20 होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, और उसके बाद क्या कह रहा है, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। उसी प्रकार कितना है, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान हमारा 4000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण। ठीक है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं का क्या महत्व है? भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चा दिव्यांग हो, श्रवण बाधित हो, या हकला रहा हो, और ये गूंगा हो, बहरा हो, यानी कि उसे दिव्यांग के आएंगे, उसके लिए हमें ब्रेल लिपि जैसे पढ़ाया जाता है। तो यही शारीरिक यानी भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं यही हो सकती हैं, हकलाना, गूंगापन, यानी दिव्यांग जन जो आते हैं सभी। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हकलाना, श्रवण बाधित, यही सब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 33 क्या कह रहा है, अमित के पास 1295 रुपये थे, उसने 897 रुपये अपने भाई को दे दिया, तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे? ठीक है, चलिए माइनस कर दिया जाए, 1295 रुपया है। ठीक है डियर फ्रेंड, 1295 रुपया है, उसने 897 रुपये अपने भाई को दे दिया। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस कर लिया जाए। 15 से 7 गए, यहाँ हो गया कितना 8, 15 से 7 गए 8, यहाँ बच्चा 8, 18 में से 9 गए 9, फिर यहाँ का 11, 11 में से 8 गए 3, तो जो हमारा आंसर आ गया है 398 आ गया है। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो ठीक है डियर फ्रेंड, आपको देवनागरी लिपि की विशेषताएं, चलिए। देवनागरी लिपि में सभी नासिक ध्वनियों को अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे रोमन में ड़ा या अड़ा सभी को यन से लिखा जाता है। भारतीय भाषाओं में त्रिषणा, विषाणु, प्राणायाम जैसे शब्दों को रोमन में लिख पाना असंभव है। तो चलिए इसके और आगे आपको बता देते हैं थोड़ा सा। असंभव है, नागरी में अनुस्वार और चंद्रबिंदु की उपस्थिति इसकी ध्वनि वैज्ञानिक पूर्णता को प्रकाष्ठा पर पहुंचा देती है। तो यही हमारी जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषताएं यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, आरंभिक स्तर पर, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जैसे कि आरंभिक कक्षा पर छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए वस्तुओं, चित्रों, प्रतीकों अथवा लकीरों की सहायता ली जाती है। इन सब की ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को खेलने के लिए कुछ वस्तुएं प्रदान कराई जाती हैं, वह खेल खेल में उन्हीं वस्तुओं से जोड़ना तथा घटाव सीख लेता है। जैसे गेंद के स्थान पर कांच की गोलियां आदि रुचि के अनुसार बदलकर गिनती सीखने में सरलता से जोड़ तथा घटाने में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारी आरंभिक गणित जो सिखाना है, तो उनको बच्चों के विशेष कर ध्यान देना है
कि वह कैसे सीख रहे हैं, उनको अच्छा से चित्रकारी की ज़रूरत पड़े, चित्र बनाना है, ज़रूरत पड़े वस्तुओं को दिखाना है, तो ये सब किया जाता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर फ्रेंड, चलिए बताते हैं आपको वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं डियर फ्रेंड। ये हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारा जो पहला है इसमें ये सरल या साधारण वाक्य होता है। 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर हमारा ये है मिश्र वाक्य होता है। और तीसरा है संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य, ये हमारा तीसरा संयुक्त वाक्य हो गया। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा एवं हज़ार का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। डियर फ्रेंड, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको संख्या 3515 दे दीजिए, ठीक है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार अभिप्राय प्रश्न करना है, हमें इधर से इकाई दहाई करना है, ठीक है। ये जैसे 5 हमारा ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ठीक है, ये सैकड़ा हो गया, ठीक है, ये हमारा हज़ार हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का पूछा है, आप ऐसे अच्छे से लिख के एक एक अंक को स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है शिक्षक ने पुस्तकालय से 38 पुस्तकें मंगवाई और उन्हें कक्षा के 6 बच्चों में बराबर बांट दी। बांटने के बाद शिक्षक के पास कुछ पुस्तकें बच गई। बताइए प्रत्येक बच्चों को कितनी पुस्तकें मिली और शिक्षक के पास कुल कितनी पुस्तकें शेष बची। तो ठीक है, कितनी टोटल बुक्स कितनी हैं, बुक्स हमारी 38 हैं। बच्चे हमारे पास कितने हैं, बॉय हमारे पास 6 हैं। तो चलिए 6 से भाग दे दिए, 6 छंग 36, ठीक है। यानी कि बच्चों को 6 पुस्तकें आ गई, ठीक है, 6 पुस्तकें मिली, 6 बच्चों को 6 पुस्तकें मिली और दो पुस्तकें हैं वह शिक्षक के पास बची, ठीक है, वह शिक्षक के पास बची, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, पठन का अर्थ एवं प्रकार बताइए। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए पठन का अर्थ आपको बताते हैं। वाचन का अर्थ सामान्यतः लिखित भाषा को बाँचने की क्रिया को या पढ़ने की क्रिया को पढ़ना या पठन कहा जाता है, जैसे पंपलेट पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना तथा पुस्तकें पढ़ना। लेकिन भाषा शिक्षण के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ होता है किसी के द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव तथा विचारों को समझना, ठीक है। अर्थबोध एवं भाव की प्रतीति पढ़ने की जरूरी तत्व होते हैं। तो ये डियर फ्रेंड हमारा जो है ये पठन का अर्थ हो गया। अब इसके प्रकार जो हैं, तो चलिए आपको इसके प्रकार बताते हैं। तो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए इसके हम प्रकार आपको बता देते हैं। पठन का प्रकार जो होता है, इसके प्रकार हो गए सस्वर पठन और मौन पठन, ठीक है। सस्वर पठन ये हो गया और मौन पठन हो गया, ठीक है, यानी कि ये बोल के पढ़ना और मौन होके पढ़ना। तो चलिए ठीक है, ये हो गया सस्वर पठन और मौन पठन, ये हमारे 2 प्रकार हो गए। और इसके महत्व को भी कहा है, तो चलिए इसको महत्व को बता देते हैं। अब इसके महत्व को बताना है कि छात्रों में उचित लय, ठीक है, छात्रों में उचित लय, स्वर यति, यानी कि लय, स्वर यति से पठन की योग्यता प्रदान करना, ठीक है, पठन की योग्यता प्रदान करना। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो DLED 4th सेमेस्टर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रश्न पत्र का, जिसे हिंदी में कहते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। इसके आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकों में गिनती सिखाने कुछ मुख्य बातें, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है, बालकों को गिनती सिखाने के लिए आप लिख कर सिखा सकते हैं, ठीक है, लिख कर, बोल कर, ठीक है,
लिखकर, बोलकर या कोई चित्र दिखाकर या गोली, जैसे आप गोली के माध्यम से गिनती सिखाते हैं या बच्चों को लाइन में खड़ा करके एक एक करके आप बता सकते हैं। इसी प्रकार ये आपका अच्छा से सॉल्व हो गया पेपर। हमें उम्मीद है कि आप जो भी स्टूडेंट डीएलएड के 4th सेमेस्टर में हैं उनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, अब आपको मिलते हैं हम इसके जस्ट सेकंड पेपर में, जो दूसरा हमारा प्रश्न पत्र है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।